हाय बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि हम टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। हम अगले साल के लिए टारगेट कर रहे हैं, जो भी है आपका नीट या बोर्ड्स, तो आपके पास टाइम है, तो आप प्रॉपर तरीके से समझिए। वन शॉट हम बाद में देंगे, अभी हम टॉपिक वाइज चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलेंगे ताकि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो हमारा जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसे शुरू करने से पहले मुझे लगता है कुछ ये 2 4 5 बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ें आप 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा होता है 11th क्लास में, या फिर आप भूल जाते हो, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन इस चैप्टर के लिए जो इंपॉर्टेंट है हमें उतना तो पता होना ही चाहिए ताकि इस चैप्टर को हम अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो हम क्लास 11 की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान से आप सुनिएगा, बेसिक सी चीज़ें हैं, फिर चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो मैं बता दूं चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीट में भी इससे 2 3 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और बोर्ड में भी अच्छा खासा वेटेज होता है। ठीक है, तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान से समझना। ठीक है, लालच दिया मैंने आपको। अब देखो सुनना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। ठीक है, अभी सबसे पहले समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता है रिप्रोडक्शन मतलब होता है प्रजनन, हम बच्चा पैदा करना चाहते हैं। ठीक है, बच्चा पैदा करना है हमको। यहाँ पे हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसका मतलब और भी टाइप के रिप्रोडक्शन होते होंगे, और जो कि आप सबको पता है कि 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। पहला कौन सा होता है एसेक्सुअल, और दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल की मेन 2 3 इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि देखो यार, इसमें एक पेरेंट की जरूरत होती है, एक पापा मम्मी मतलब एक पेरेंट की जरूरत होती है। दूसरा, इसमें गैमेट फॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है। और तीसरा, ये आइडेंटिकल बच्चा पैदा करता है, मतलब जैसा मैं हूं, अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाता हूं तो मेरे ही जैसा बच्चा पैदा हो जाएगा। तो अगर मैं अच्छा हूं तो अच्छा बच्चा पैदा होगा, अगर मैं बीमार टाइप का हूं, बेवकूफ़ इंसान हूं, तो बेवकूफ़ टाइप का बच्चा पैदा होगा। ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में चैप्टर में है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है। तो मेरी जरूरत पड़ेगी और मेरी एक महिला मित्र की जरूरत पड़ेगी, तो पुरुष और महिला की जरूरत होती है। दूसरा, इसमें गैमेट बनाने पड़ते हैं, मुझे स्पर्म बनाना पड़ेगा, महिला को अपना एग वैग बनाना पड़ेगा, जब जाके कुछ हो पाएगा, जब जाके बच्चा हो पाएगा। तीसरा, जो बच्चा पैदा होगा ना वो अलग रहेगा, वो दोनों का कुछ मिक्स, कुछ नया टाइप का वेरिएशन पैदा होगा। तो वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं हम, वेरिएशन। तो मेरे कुछ कैरेक्टर्स उसमें जाएंगे, कुछ मेरी पत्नी के या मेरी महिला मित्र के कैरेक्टर जाएंगे, और एक नया टाइप का कुछ पैदा होगा। अब इसके प्लस पॉइंट क्या होते हैं, देखो एसेक्सुअल का प्लस पॉइंट ये है कि ये ना जल्दी से हो जाता है, मतलब ये ईजी होता है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो भी करना है मुझे ही करना है, अंदर ही अंदर करके खत्म कर दूंगा मैं, तो स्पीड बहुत सही होती है, जल्दी कर सकते हैं अपन। सेक्सुअल का प्लस पॉइंट क्या होता है कि इसमें वेरिएशन आता है, तो आपकी बॉडी अडेप्ट कर पाती है। मान लीजिए मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही है, मेरी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हैं, तो अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करूंगा तो बीमार बच्चा ही पैदा होगा। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी महिला मित्र ढूंढ लूँ जिसके पास कुछ अच्छे गुण हैं, जिसके पास शक्तियां हैं, कुछ मतलब उसकी बॉडी हेल्दी है, तो बहुत हाई चांसेस है कि उसके और मेरे मिलन के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो थोड़ा सा बेटर पैदा होगा, उसके हेल्दी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो सेक्सुअल के अपने फायदे हैं, सेक्सुअल के अपने फायदे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के जो ऑर्गेनिज्म हैं, सेल्स हैं, वो अपने तरीके से दोनों का यूज़ करते रहते हैं। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल के बारे में। ठीक है, सेक्सुअल के बारे में पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में पढ़ रहे हो भैया, हम कह रहे हैं कि भाई फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ रहे हैं। तो देखो प्लांट तो बहुत टाइप के होते हैं, आपने 11th में पढ़े होंगे 5 टाइप के, लेकिन उसमें से कौन से हैं जो फूल देते हैं, वो फूल वाले होते हैं एंजियोस्पर्म। तो ठीक है, तो एंजियोस्पर्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दूसरी चीज़, ठीक है, अब एंजियोस्पर्म का जो फूल होगा भाई, देखो फूल है तो हमें क्या चाहिए, फूल में महिला और पुरुष चाहिए। तो 2 टाइप के फूल हो सकते हैं, या तो बाइसेक्सुअल होगा, हम रिप्रोडक्शन करने वाले तो महिला पुरुष चाहिए। ठीक है, अब फूल कैसे हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल फूल हो सकते हैं कि भाई एक फूल में महिला भी है और पुरुष भी है, और या फिर ऐसा फूल हो सकता है कि यूनिसेक्सुअल, कि भाई फूल जो है उसमें महिला अलग है पुरुष अलग है। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि मैक्सिमम केस में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ही होते हैं। 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए, जो वर्ड यूज आता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड, ये बहुत बार आएगा, ऐसे लिखा रहता है। देखो हैप्लॉइड को जनरली 2 ऐसे एन लिखा रहता है, लोग एन लिख देते हैं, हैप्लॉइड को 2n लिखा रहता है। ठीक है, तो ये बार बार आप कहीं ना कहीं देखते रहते हो, तो इसको आपको सिंपली क्या समझना है, ध्यान से देखना। हैप्लॉइड में अगर आपका कोई भी जो आपका सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, डीएनए है जो गुड़ मुड़ मुड़ करके बहुत सारे डीएनए क्रोमोसोम बना लेता है। तो अगर आपका एक सेट क्रोमोसोम का है, आपके सेल के अंदर एक ही सेट है, तो वो क्या है, हैप्लॉइड। अगर 2 सेट हैं तो वो क्या है, डिप्लॉइड। अगर 2 सेट हैं तो एक कैसे आया होगा, एक आया होगा पिताजी से, एक आया होगा मम्मी से, तो एक मम्मी का सेट, एक पापा का सेट, ऐसे क्रोमोसोम ऐसे फंसे हुए हैं, तो वो क्या है, डिप्लॉइड, डबल 2 डिप्लॉइड। ठीक है, 2n। और अगर एक सेट है तो क्या है, हैप्लॉइड। अब जनरली क्या है, एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना, जब भी हम इस चैप्टर में बात करेंगे हैप्लॉइड बोलेंगे, हैप्लॉइड वर्ड वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे गैमेट्स की बात हो रही होगी। मतलब अगर मैं मेरी बात करूं तो स्पर्म की जब बात होगी, या जो फीमेल में एग होता है, या फिर प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन होने वाला है, ऐसी चीज़ों की जब बात होगी ना, वहाँ पे हैप्लॉइड जो सेल हैं उनके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ऑलमोस्ट वही होता है। ठीक है, और दूसरा डिप्लॉइड की बात जब होती है, जब जनरल बॉडी की बात हो रही होती है। जैसे मेरी जो बॉडी है, अगर मैं कहूँ कि भाई मेरी पूरी बॉडी कैसे बनी है, तो डिप्लॉइड सेल से बनी है, मम्मी पापा दोनों के मिक्सचर से बना है। लेकिन जब मुझे बच्चा पैदा करना होता है, मतलब जैसे ही मैं गैमेट की बात करता हूँ,
वहाँ पे मेरा सेल हैप्लॉइड हो जाता है, मतलब मेरा जो स्पर्म है वो हैप्लॉइड रहेगा, उसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है। और अब आपके दिमाग में होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, डबल डबल बच्चा पैदा करो ना, कुछ मस्त होगा। नहीं, ऐसे नहीं। देखो बच्चों, आप ध्यान से समझना कि मान लीजिए क्या होती है कि हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब या तो अगर मैं इन्हें अपनी क्रोमोसोम को कम कर दूं, मतलब मैं हैप्लॉइड हो जाऊं स्पर्म बनाते टाइम, तो मेरे कितने बचेंगे? 23 हो जाएंगे। तो 23 मेरे हो जाएंगे, ऐसे ही जो मेरी महिला मित्र हैं वो कम करेंगे 23, तो दोनों मिलेंगे तो 46 हो जाएंगे। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर मैं खुद को हैप्लॉइड ना करूं, मतलब अपने आप को कम ना करूं, मैं डिप्लॉइड ही रहूं, जैसा हूं मैं बिल्कुल भरा पड़ा रहूं, मम्मी के भी क्रोमोसोम, पापा भी क्रोमोसोम, तो वो मेरे 46 और वो महिला भी नहीं करे उसके 46, मतलब आप समझ रहे हो कितने, 92 समथिंग हो जाएंगे। फिर मेरे बच्चे में 92 क्रोमोसोम्स रहेंगे, पेयर है ना, क्रोमोसोम पेयर जो आधे रहेंगे। और फिर उसके बाद उसका बच्चा पैदा होगा, तो सेल की तो हालत ही खराब हो जाएगी भाई, इतने क्रोमोसोम होते जा रहे हैं। तो हम ये बॉडी ने अपनी एक प्रोसीजर बनाई होगी क्या, कि भाई जो क्रोमोसोम रहते हैं, एक काम करूँ मैं भी उसे कम कर लेता हूँ, कुछ मेरे गुण ले लो, कुछ महिला के गुण ले लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। टोटल कितने रहेंगे? हमेशा 46 मेंटेन रहेंगे। तो हैप्लॉइड जब गैमेट की बात होगी, डिप्लॉइड वर्ड यूज होगा जब आपकी बाकी की जनरली सेल की बात हो रही है। फिर एक टर्म आते हैं कि भाई माइटोसिस और मियोसिस हम पढ़ते रहते हैं, तो हम कह रहे हैं कि भाई सेल डिप्लॉइड होते हैं, फिर हैप्लॉइड हो जाते हैं, ये होता है वो होता है। तो ये कुछ प्रोसेस से तो होते होंगे ना, कुछ तो होता चलता रहता होगा, तो वही होता है माइटोसिस। तो माइटोसिस मियोसिस दो तरीके से सेल डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जो इस चैप्टर में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिए माइटोसिस में क्या हो रहा है कि कोई अगर एक सेल है वो अपनी 2 कॉपीज बना ले रहा है, उसने 2 कॉपीज बना ली, ठीक है, और वो उसकी जैसे ही सेम है, मतलब सेम कॉपी बना ली, वो क्या है? माइटोसिस। तो माइटोसिस में क्या है? एक सेल डिवाइड होके 2 अपने ही जैसे सेल बना ले रहा है, तो वो माइटोसिस है, ठीक है। मतलब तो ये क्या है? इक्वली डिवीजन हुआ, मतलब इक्वल डिवीजन ही हो गया, जितने सेल थे उतने की जैसा का जैसा हो गया, तो इसे क्या कह रहे हैं? इक्वेशनल डिवीजन। अब ये जनरली क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस में मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहला तो होता है ग्रोथ और होता है रिपेयर। मतलब आप सोचो कि जब आप छोटे से बच्चे थे, मम्मी के पेट में, हम जब शुरू में थे, छोटे छोटे सेल्स थे हम, फिर हम डिवाइड होते गए और हम इतने बड़े बन गए हैं, ठीक है। तो हम काय से डिवाइड हुए हैं? माइटोसिस से। मतलब आपका एक सेल था, उसने दूसरा सेल बनाया, तीसरा सेल बनाया, चौथा सेल बनाया, तो वो डिवाइड होता गया, अपनी जैसी कॉपीज बनाता गया और हम इतने बड़े हो गए। मतलब आपकी बॉडी कैसे बड़ी हुई है? माइटोसिस से। क्या माइटोसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? क्या आप ऐसा कह सकते हो? हाँ, माइटोसिस जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इस केस में, बॉडी केस में, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो स्पीड है वो ज़्यादा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो आपकी बॉडी बनने की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, ईजी होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है? मियोसिस, एक मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन में क्या होता है? आपका जो 2 क्रोमोसोम ऐसे पेयर वाला जो सेल है ना, वो डिवाइड होता है। एक जो आपका डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल डिवाइड होता है और वो 4 छोटे छोटे हैप्लॉइड सेल बना देता है। अब आप उसे स्पर्म कर लो, ठीक है, स्पर्म का ले लेते हैं एग्जांपल, तो 4 छोटे छोटे सेल बना लेते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस जनरली रिप्रोडक्शन में होता है, ठीक है। तो मेनली जब भी मियोसिस हो रहा है, जब भी मियोसिस की बात होगी, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो जो बॉडी है वो रिप्रोडक्शन करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो माइटोसिस, मियोसिस, ये 2 टर्म हो गई। तो माइटोसिस जनरली आपकी बॉडी में चलता रहता है, पूरे टाइम सेल डिवाइड हो रहे हैं, इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। मियोसिस जनरली जब होगा जब वो अपने क्रोमोसोम के नंबर को कम कर देगा, डिप्लॉइड थे तो हैप्लॉइड हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें कितने बन रहे हैं? 4, और माइटोसिस में कितने बनते हैं? 2। इसको मियोसिस को हम इसलिए क्या कह रहे हैं? रिडक्शनल डिवीजन, मतलब रिड्यूस हो गया, कुछ कम हो गया, तो ये टर्म्स क्लियर हो गई। अब जनरली एक साइकिल यहाँ पे मैंने लिख के रखी है। देखिए आप सोचिए कि जनरली जो हमारी बॉडी होती है, मैंने कहा कि मेरे सेल बॉडी में सेल होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, हर जगह पे डिप्लॉइड सेल होने के चांसेस है। फिर क्या होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस में क्या होता है? सेल कम हो जाते हैं, तो उसके बाद हैप्लॉइड हमारे गैमेट बन जाते हैं। ये पेड़ में भी हो रहा है, हमारे अंदर भी हो रहा है, हैप्लॉइड गैमेट बन जाते हैं। जब हैप्लॉइड गैमेट बन जाते हैं, फिर उनके बीच में एक महिला, तो मान लीजिए स्पर्म है, एग है, अलग अलग है, आधे आधे, ठीक है। अब ये मिला, अब ये फिर से डिप्लॉइड हो गए, तो मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर से वो डिप्लॉइड हो जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद माइटोसिस होता रहता है और हमारी बॉडी डिवाइड करती रहती है। तो आप समझ रहे हो, एक साइकिल ये कहीं ना कहीं चलती रहती है। आपकी बॉडी है वो डिप्लॉइड सेल से बनी है, वो अपने आप को कम करती है, हैप्लॉइड हो जाती है, फिर वो जाके किसी से मिलती है, वो फिर से डिप्लॉइड हो जाती है, और फिर वो माइटोसिस से डिवाइड करते करते बड़ी होती जाती है। यही कॉन्सेप्ट सारा पेड़ के केस में अप्लाई होने वाला है, ठीक है। एक ये लाइन। अब पॉइंट ये है कि हम इस चैप्टर में समझना क्या चाह रहे हैं, हमारा गोल क्या है, हम इस जिंदगी से क्या चाह रहे हैं। तो देखिए हम ये चाह रहे हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट है उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा, उनमें बच्चा पैदा कैसे होगा, ठीक है, उसके बारे में समझना चाह रहे हैं। तो हम क्या समझना चाह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्लावरिंग प्लांट है उनमें कैसे होने वाला है, वो अपना बच्चा कैसे पैदा करने वाले, सीड बनने वाले, ठीक है। उसकी हमें क्या समझनी है? उसकी हमें समझनी है प्रोसेस, स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। ये आपकी बुक में तीनों वर्ड्स दिए गए हैं, एनसीईआरटी में तीनों टर्म्स हैं। मॉर्फोलॉजी दिखने में वो सब कैसा दिखता है, स्ट्रक्चर अंदर से कैसा वैसा दिखने वाला है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, और फिर फाइनली वो प्रोसेस कैसी होगी। तो आप खुद सोचो कि मेल जो हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है, आप उससे इमेजिन करो कि कैसे होता है। तो देखो यार, मैं मेल हूँ, एक फीमेल है, मुझे अपने गैमेट बनाने पड़ेंगे, ठीक है, गैमेट बनाने पड़ेंगे। सेम चीज़ पौधे भी करने वाले हैं कि वो भी अपने गैमेट बनाएंगे। अब जब मेरा गैमेट बन गया है, मतलब मेरा स्पर्म बन गया है और जो लड़की है उसका एग बन गया है, तो मुझे उन दोनों को मिलाना है, ठीक है।
अब मिलाने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, मुझे लड़की को अट्रैक्ट करना पड़ेगा या लड़की को मुझे अट्रैक्ट करना पड़ेगा, लुभाना पड़ेगा, उसके चक्कर काटने पड़ेंगे, अट्रैक्शन होगा, दुनिया भर की फीलिंग्स, इमोशनल, ये सब होगा। हमारी एक प्रोसेस है। ऐसे ही इन लोगों की भी एक प्रोसेस है अपने गैमेट को वहाँ तक ट्रांसफ़र करने के लिए। उसमें भी उन्हें कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, कुछ तो उन्हें जुगाड़ बिठानी पड़ेगी, और जब जाके फाइनली जो उनका गैमेट है मेल का वो जाके फीमेल के पास पहुंचेगा, जैसे हमारे केस में होता है। तो जब वो पहुंच जाएगा और वो अंदर घुस जाएगा तो उसे हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, जो हमारे केस में भी होता है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, और फ्यूजन के बाद ऐसा होता रहेगा कि एम्ब्रियो बनता रहेगा, बच्चा बनता रहेगा, सीड बनता रहेगा। ये कहानी हम लोग की समझनी है ना, जैसे हमारा केस है वैसे ही उन लोगों का केस है प्लांट्स का। ये हम समझने वाले हैं इस चैप्टर में। हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन हम उसे समझने की कोशिश ऐसे कर रहे हैं जैसे वो जिस तरीके से हम वर्क करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि यार ये पेड़ आदमियों का ठीक है कि हम अपना समझ रहे हैं कि हाँ हम बच्चा पैदा करते हैं, ये सब ठीक है, पेड़ पौधों का क्यों पढ़ना है, क्या ज़रूरत है इन बकवास चीज़ों को पढ़ने की, ये क्वेश्चन जनरली आता है, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि तुम्हें नीट निकालना है। दूसरी तुम्हारी ज़रूरत है कि तुम्हें बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आने, तो ये तो ज़रूरत है। लेकिन इसके अलावा भी अभी देखो बच्चे, सीरियसली क्या होता है जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, आपको पता है कि हमारा न्यूट्रिशन उन पर डिपेंड करता है, हमारी पूरी लाइफ उन पर डिपेंड करती है, हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारा नेचर, सब कुछ, हमारी पूरी ज़िंदगी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, उनसे ही सब खाना ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम प्लांट्स के बारे में प्रॉपरली समझ लेंगे तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, बेटर फूड प्रोडक्शन हो सकता है। आपका जो खाना है, जो आपकी क्रॉप की वैरायटी है, उसमें जो न्यूट्रिशन है उसे हम बेटर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आपको पता चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें लिखी होगी, न्यू वैरायटी आप पैदा कर सकते हो। आप बहुत सारी आपकी ऐसी क्रॉप रहती है जिसमें बीज होते हैं और आपको लग रहा है कि नहीं यार कि बीज मुझे हटाने हैं, या फिर बहुत सारी क्रॉप की वैरायटी होती है जिसमें कीड़े लग जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे कीड़े भी हटाने हैं, तो आपको अच्छा स्वादिष्ट न्यूट्रिशनल भोजन मिलेगा, आप अच्छी क्रॉप्स कर पाओगे, एग्रीकल्चर कर पाओगे, ये सारी चीज़ें कर पाओगे अगर आप इन सब चीज़ों को समझोगे जो इस चैप्टर में दी गई हैं। फिर एक और चीज़ है कि मेडिसिन और हेल्थ केयर, हम दवाइयाँ बनाते हैं प्लांट से इतनी सारी, तो वो भी पॉसिबल हो पाती हैं जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब उनके बारे में समझते हैं। और उसके बाद है कंजर्वेशन आप समझ रहे हो कि नेचर को कंजर्व करना ज़रूरी है। आपको पता भी नहीं है कि आपके ऊपर कितने नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहे होते हैं जस्ट बिकॉज कि हम नेचर को खराब कर रहे हैं। और लास्ट चीज़ इन सबसे चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे, जब आप पेड़ पौधों के बारे में जानोगे, समझोगे वो कैसे वर्क करते हैं, आप चाहो तो आप उसे खुद से भी कनेक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपकी बॉडी कैसे वर्क करती है, वो जो कनेक्शन आप बिठाते हो और फिर आपकी जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, मेमोरीज बनती हैं, और उसके बेस पे जब आप लाइफ को समझते हो तो वो भी बहुत यूनिक चीज़ होती है। तो ऐसे हम इस चैप्टर को समझते चलेंगे। तो अब हम थोड़ा आपकी बुक की लाइंस पढ़ लेते हैं कि एनसीईआरटी में एग्जैक्टली क्या क्या लिखा है फ्लावर्स के बारे में, फूल के बारे में। तो फूल के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। देखो, पहली चीज़ तो लिखी है कि अगर आप एक बायोलॉजिस्ट हो, अगर एक बायोलॉजी वाले अगर आप बंदे हो, तो आपके लिए फ्लावर्स का मतलब क्या होना चाहिए, फूल की डेफिनेशन आपके लिए क्या क्या होनी चाहिए। तो ऐसे तो आप कुछ भी बोल सकते हो कि हाँ बंदी को फूल दे देते हैं, फूल ऐसे सूंघ के थूक के फेंक देते हैं, आप कुछ भी बकैती कर सकते हो। लेकिन इन जनरल अगर आप एक पढ़े लिखे बंदे हो, बायोलॉजिस्ट हो, तो आप फूल से क्या समझते हो। तो बुक में एक लाइन लिख के उन्होंने दी है। वो लाइन क्या है कि फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स, ठीक है, एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल, मतलब दिखने में बड़े मस्त हैं यार, वो दिखने में अच्छा। मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स है, मतलब मार्वल्स मतलब होता है चमत्कार काइंड ऑफ चीज़ की। मॉर्फोलॉजिकल देखो यार, रंग हरे रंग, नीले पीले रंग के हैं, खुशबुएं आ रही हैं, नहीं देखने में कुछ ऐसे गुच्छे बने हुए हैं, पता नहीं क्या क्या चमत्कार हो रहा है फ्लावर्स में। तो वो मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स हैं। और एम्ब्रियोलॉजिकल भी चमत्कारिक है कि भाई सीड बन जा रहा है, पता नहीं क्या घुस्सू पुस्सू होकर बच्चे पैदा हो रहे हैं, इतना बड़ा प्लांट बन जा रहा है। तो एक चमत्कारिक जगह है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो फ्लावर्स एक मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल चमत्कार है जहाँ पे साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में वहीं हो रहा है। तो उसी से कनेक्टेड एक पहले पेज में आपकी लाइन दी गई है कि जो भी फ्लावरिंग प्लांट है, जिन भी प्लांट में फूल लग रहा है ना, वो सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अगर फूल लगा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। इसके बाद इंट्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट लाइन और है कि जो फ्लावर्स हैं वो कैसे मदद करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब उनके बीच में ऐसे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, एड मतलब मदद, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पा रहा है। तो मिरियड्स ऑफ फ्लावर्स है, ये थोड़ी पोएटिक वे में लिखा है वो लाइन। मिरियड्स ऑफ फ्लावर्स मतलब क्या होता है, जैसे आसमान में होते हैं ना तारे, मतलब काउंटलेस नंबर ऑफ फ्लावर ऐसे लगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी रिच कलर, इतने मस्त मस्त कलर होते हैं जिसको देख के अट्रैक्ट हो रहे होते हैं लोग, उनको सूंघ के फेंक रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, ठीक है। फ्लावर्स में कुछ कुछ हो रहा होता है, जानवर आ रहे होते हैं, बीज आ रही होती हैं, वो सब चीज़ें है ना। तो रिच कलर्स होते हैं। उसके बाद उनके सेंट्स, परफ्यूम्स, इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है कि उस चीज़ों के चलते हुए पॉलिनेशन हो जाता है और रिप्रोडक्शन हो जाता है। और फ्लावर्स क्या करते हैं, ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये अपने आप को अडेप्ट भी कर रहा होता है, ठीक है।
तो उनके जो अडेप्टेशन में क्या कर रहे हैं, जो फ्लावर्स है ना उनके स्ट्रक्चर में बहुत डाइवर्सिटीज है। ऐसा नहीं है कि हर फ्लावर एक ही तरीके से लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो उनका जो इन्फ्लोरेसेंस है, इन्फ्लोरेसेंस में डाइवर्सिटी, इन्फ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक ऐसी स्टेम है तो यहाँ पे बहुत सारे जो फ्लावर्स लगे होते हैं अलग 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 अलग, तो उनमें डाइवर्सिटी है, कोई बहुत दूर लगे हैं, कहीं कहीं पे पास पास में गुच्छा बना लिया, अलग अलग तरीके से फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो इन्फ्लोरेसेंस लगा हुआ है। और उसके बाद जो उनके फ्लोरल पार्ट्स है वो कहीं पे ऊपर है कहीं पे नीचे हैं, तो जो फ्लावर्स है वो अपने आप को ऊपर नीचे आगे पीछे कर रहे हैं, बहुत सारी हरकतें कर रहे हैं ताकि वो अपने आप को ऐसा अडेप्ट कर रहा है ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके। तो फ्लावर में ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब पॉइंट ये है कि फ्लावर्स जो फूल हैं ये सब इतनी हरकतें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो सीड बनाना चाहते हैं और फल फ्रूट बनाना चाहते हैं, मेनली सीड बनाना चाहते हैं। तो जो पूरी ओवरी होती है ना उससे बनता है आपका फल, और बीच में छुटकू सा ओव्यूल होगा उससे बनेगा आपका सीड। ठीक है, ये चीज़ें हैं। एक फिर ना जब आपका सेकंड पेज शुरू होता है तो वहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं जो थोड़ी सी आपको लाइन अगर आप समझना चाहें तो आपको समझ लेनी चाहिए। ठीक है, वैसे ये 11th क्लास में प्रॉपर्ली दिया गया है, लेकिन हम इतना समझ लेते हैं जितना अपनी 12th क्लास की बुक में दिया है, जिसमें यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखो एक लाइन उसमें लिखी है कि यार फ्लावर उगना शुरू भी नहीं होता है, फ्लावर का कुछ साइन भी नहीं दिख रहा होता है, उसके पहले ना प्लांट डिसीजन ले चुका होता है कि भाई फूल बनाना है मुझे। ठीक है, ये लाइन लिखी गई है कि बिफोर एक्चुअल फ्लावर्स डिसीजन इज देन प्लांट, डिसीजन हो चुका है कि हमको फूल बनाने का है। ठीक है, अब वो कैसे होता है कि जब भी फ्लावर को लगता है कि सूटेबल कंडीशन आ गई, एक ऐसी कंडीशन कि भाई अच्छा टेम्परेचर है, अच्छा माहौल लग रहा है, बारिश हो रही है, जो भी उसका अपना कुछ है, वो सूटेबल जैसी कंडीशन देखता है ना तो उसके पास उस सूटेबल कंडीशन एक सिग्नल आता है, और वो सिग्नल से क्या होते हैं कि फ्लावर में जो जीन्स है, जो फ्लावरिंग जीन्स है कि भाई फूल बनाने वाली जीन्स है, वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे अच्छी कंडीशन होती है तो अच्छे जीन्स एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, जब जीन्स एक्टिव हो गए हैं तो हार्मोन्स बनना चेंज हो जाएंगे, हार्मोन चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो हार्मोन के नाम 11th क्लास में काम आएंगे, यहाँ पर जरूरत नहीं है। हार्मोन चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे, हार्मोन चेंज होगा तो फिर उसकी वजह से स्ट्रक्चर में चेंज आना शुरू हो जाएगा, स्ट्रक्चर में चेंज आना शुरू हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर में क्या होने वाला है कि मान लीजिए जो आपकी शूट मेरिस्टेम, जो ऊपर वाला शूट वाला एरिया होता है, वो जो पहले पत्तियां बना रही थी, जो पहले लीव्स बना रही थी, अब वो फ्लावर बनाने लगती है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि एक सिग्नल काइंड ऑफ मिला, तैयारी शुरू हो गई है, हार्मोनल चेंजेस हुए, उसके बाद स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, जहाँ पे पत्तियां बन रही थी वहाँ पे फ्लावर्स बनने लगे। और कुछ वहाँ पे जो सेल्स होते हैं ना, जो पहले सेम सेल थे, जो आपका जो स्टेम के जो सेल्स थे वो बिल्कुल सेम सेल थे, सब एक ही काम कर रहे थे कि पत्तियां बनाते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। अब वो अलग अलग कलर की अलग अलग हरकतें करने रहते हैं। वो क्या बना रहे हैं, वो सेपल्स बना रहे हैं, पेटल्स बना रहे हैं, स्टेम बना रहे हैं, मतलब जो आपके सेल्स थे वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब हो गया, और फिर उसके बाद इन लास्ट में जब ये सब चल रहा होता है तो हल्का सा एक बम्प दिखता है, हल्का सा छुटकू सा एक गोल गोल दिखता है, उसमें अभी कलर वलर कुछ नहीं होता है, कुछ भी बनना शुरू नहीं हुआ, हल्का सा बम्प दिखता है, उसको हम बोलते हैं फ्लोरल प्राइमोडियम। प्राइमोडियम मतलब पहली चीज़ जो हमें दिखी है, एक हल्का सा बम्प दिखता है। और फिर क्या होता है, फिर ये बम्प थोड़ा थोड़ा आजू बाजू में से दिखने लगते हैं, बम्प छुटके छुटके से, और फिर वो उसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, और फिर उससे बड बनना शुरू हो जाते हैं, हल्के हल्के से गोल गोल गुच्छे बड दिखना शुरू हो जाते हैं। बड के अंदर आपको स्टेमन, कार्पल, पिस्टिल, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तुम मेरा डायग्राम देख के बस हंसना नहीं है, ठीक है? अच्छा हंस लो यार, वैसे ये क्लास में भी होता है कि देखो अगर आप अच्छा डायग्राम बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम मुझसे बहुत सही बंदे हो या बंदी हो, लेकिन अगर आपको डायग्राम बनाना नहीं आता है तो ऐसा गंदा डायग्राम बनाया करो, ऐसे गंदा डायग्राम बनाओगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है? लेकिन इसे हम समझ लेते हैं और उसके बाद हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होगा। तो ये बहुत बेसिक है, 11th में बहुत छोटी क्लास में पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए आपका मान लीजिए जो फूल लगा होता है, जो एक डंडे से लगा हो रहा है, तो उसे हम बोल रहे हैं पेडिस्टल, ठीक, डंडे से लगा है, ठीक है, बुक में भी नहीं है। तो जस्ट ऊपर यहाँ पे ये जो उभरा हुआ पार्ट रहता है फूल में ऐसे नीचे, जिस पे वो सब स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है, उसे हम कह रहे हैं थैलेमस। थैलेमस, थैलेमस एक इतना बड़ा थैला हो रखा है थैलेमस, ठीक है। अब थैलेमस के जस्ट आसपास का नेक्टर होता है, नेक्टर वो होता है ना जैसे हनी भी जो जूस के लिए आती है, जो मीठा मीठा चीज़ें फूल वूल में निकलती हैं, जो लिक्विड विक्विड, वो सब नेक्टर, तो यहीं आसपास वो भी भरा होता है थैलेमस के। अब ना आपने देखा होगा जैसे गुलाब का जो फूल होता है उसमें हरी हरी पत्तियों की ऐसे पहले बड बनी होती है ना, ऊपर से हरी हरी पत्ती होती है, तो पहले जो कवरिंग का जो काम कर रही होती है ना, ये जो थैलेमस यहाँ से निकली होती है, उनको हम कह रहे हैं सेपल्स। तो सेपल्स काइंड ऑफ क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे ना पहले, फिर वो ऐसे फैलती जाएंगी, सेपल्स प्रोटेक्ट करेंगे। अच्छा एक जो सेपल होती है, एक ऐसे ऐसे है 2 4 5 6, एक जो सेपल है उसे हम क्या मतलब एक जो है पत्ती उसे हम सेपल कह रहे हैं। जब उनका ग्रुप होता है तो वहाँ पे हम कैलिक्स बोलने लगते हैं, सेपल से और कैलिक्स बोलने लगते हैं। देखिए हर चीज़ के ना यहाँ पे 2-3 नाम हैं, और हमें लगता है कि इतने सारे नाम क्यों दिए गए हैं, इसका एक रीज़न होता है कि जब साइंटिस्ट कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना तो उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, हर चीज़ को सेपरेट नाम देना ही पड़ता है तभी वो स्टडी हो पाती है, बस दिक्कत हम लोगों की हो जाती है, ठीक है। तो एक जो है उसको सेपल बोलते हैं, जब वो ग्रुप होता है उसको कैलिक्स बोलते हैं। सेम अब फिर उसके ऊपर जो आपको रंग बिरंगी पत्तियां दिख रही होती हैं, ठीक है, तो नीचे वाले को सेपल्स कह लेंगे, रंग बिरंगी जो पत्तियां दिख रही होती हैं ऊपर मस्त कलर वलर की, जो अट्रैक्शन, अब देखो रंग बिरंगा है मतलब वो अट्रैक्शन का काम करेगा, उसे देख के, उस कलर को देख के लोग आएंगे, तो उसको आप क्या बोल रहे हो, पेटल्स, ठीक है,
पेटल्स। तो जो रंग बिरंगा मटेरियल है उसको हम पेटल्स बोल रहे हैं, तो वो जो ऊपर दिख रहा है, और ये प्रोटेक्शन का काम करेगा, ये अट्रैक्शन का काम करेगा, ठीक है। और उसके ग्रुप को हम बोलेंगे कोरोला। तो ये क्या काम करेगा, अट्रैक्शन, और ये सेपल्स काम करेंगे प्रोटेक्शन का, अर्ली स्टेज में स्पेशली, ठीक है। अब फिर क्या होता है कि बीच में एक छोटी सी ओवरी होती है, अगर आप ऐसे फूल को थोड़ा ऐसे खोद दोगे तो वो दिख जाती है। ये जो होती है आपका जो फीमेल पार्ट होता है वो दिख रहा होता है, ठीक है, फीमेल पार्ट, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा होता है। और बाजू में आपका मेल पार्ट होता है। तो हम कह रहे हैं कि भाई मेल पार्ट को आपने कह दिया स्टेमन, स्टेमन मेल पार्ट है। मान लो मर्दों का स्टेमिना कम हो रहा है आजकल, ठीक है, तो मेल पार्ट कौन है, स्टेमन है। अच्छा, एक जो सिंगल मेल है उसको हम कह रहे हैं स्टेमन, ठीक है, सिंगल मेल को। ऐसे ही जो सिंगल एक जो फीमेल है, जो स्पेशली एक सिंगल जो फीमेल है, उसको हम कह रहे हैं पिस्टिल, पिस्टिल। अब हल्का सा बस ये चीज़ आप देख लीजिए कि जो आपका जो फीमेल पार्ट है उसके भी 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा जस्ट ऊपर का पार्ट है, मतलब जो गैमेट मेल से आएगा, जो पॉलन ग्रेन आएगा मेल से, वो यहीं कहीं चिपकने वाला है, ठीक है, यहीं पे चिपकने वाला है। तो ये मस्त जगह होती है, थोड़ी सी स्टिकी होती है, चिपकने स्टिग्मा। फिर वो नीचे ट्रेवल करेगा इस एरिया से, स्टाइल, इसका भी अपना फंक्शन होता है। और फिर यहाँ पे वो ओवरी तक पहुँचेगा, जहाँ पे उसे ओविल पार्ट मिलेगा, एग मिलेगा, वो सब चीज़ें। इसका जो पूरा ग्रुप है, मतलब जो पूरी जो महिलाओं का एक ग्रुप है, उसको हम बोल रहे हैं गाइनोशियम, जो ऑल फीमेल पार्ट है गाइनोशियम, ठीक है। इसको थोड़ा सा 2-3 टर्म आपके सामने आएंगी। जो सारी फीमेल का पार्ट है एक प्रॉपर, हमको कह रहे हैं गाइनोशियम, गाइनोशियम, ऐसा नहीं कह रहे कि एक डुंडी ऐसे, गाइनोशियम एक ग्रुप ऑफ फीमेल्स, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं सिंगल फीमेल जब है वो कार्पेल है। और जब हम इसके पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको इन लोगों ने वर्ड दिया है पिस्टिल। ऐसे करके चीज़ें डिफाइन है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन जनरल आपको बस पता हो, काम चल जाएगा। फिर ये फीमेल, ये मेल पार्ट है। मेल ज़्यादा बेचारा सिंपल आदमी होता है, आदमी सिंपल ही होता है बेचारा, ठीक है। तो मेल का क्या है भाई, ऊपर जो एक अपना डुंडू सा लगा हुआ है, गोलू सा, उसको हम एंथर कह रहे हैं, एक डंडी लगी है, फिलामेंट, ठीक है। यहाँ पे पॉलन ग्रेन बनने वाले हैं, यहाँ पे गैमेट्स गूमेट्स बनने वाले हैं। इनको जाने का है मटेरियल को यहाँ फीमेल के पास जाने का है। कैसे जाएगी, पॉलिनेशन से जाएगी, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो सारे जो मेल्स को मिला के हम बोल रहे हैं एंडोशियम, सारी फीमेल्स को मिला के बोल रहे हैं गाइनोशियम। और जब सिंगल है तो यहाँ पे स्टेमन और पिस्टिल, ऐसा कुछ ये टर्म्स है। आप इन जनरल इसे एक बार देख लो, दिमाग में होने चाहिए। एंडोशियम मेल के लिए बोल रहे हैं, गाइनो फीमेल के लिए बोल रहे हैं। सेपल जो है नीचे वाली है वो प्रोटेक्शन का काम करेंगी, और पेटल जो है वो अट्रैक्शन का काम करेगी, रंग बिरंगी रहेंगी, ठीक है। कॉमन सेंस लगा के नाम थोड़े बहुत याद कर लेने हैं, थोड़ा थोड़ा बीच में चैप्टर में आएंगे। और यहाँ पे अभी हम इस वाले लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है। और अगले पार्ट से देखिए, यहाँ तक का जो पार्ट था ना, इसमें से मेनली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग है आपकी चैप्टर की, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी बिल्कुल नहीं कराऊंगा, मैं कुछ भी नहीं कराऊंगा। आपको बस ये चीज़ें समझ लेनी है। जब आप ये समझ लोगे, आगे का चैप्टर जो है वो ईजी हो जाएगा। नहीं तो थोड़ी सी टर्म ज़्यादा हो जाएंगी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। कोई बोलेगा मियोसिस हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, कोई क्या हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ये है, बकैती है तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो इतने पे अभी ये वाला लेक्चर खत्म करते हैं। इतना चीज़ें आप समझ लो, एक बार बुक से रीडिंग मार लो, देख लो, थोड़ा बहुत नोट्स बना लो, 11th का रिवाइज कर लो, फिर हम इसमें डाइव इन करेंगे। और आप में से कुछ बच्चों ने पहले वीडियो में सवाल पूछे हैं, वो मैंने देखे मेरे दिमाग में। एक बच्चे का कन्फ्यूजन था आपका कि 10th के बाद सब्जेक्ट लेने से पहले हमें क्या फैक्टर कंसिडर करना चाहिए, सब्जेक्ट लेने से पहले हम क्या सोचें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक हमारे बच्चे ने पूछा है कि अगर उनका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उनके डर लग रहा है, वैसे भी क्या सब हो रहा है, पेपर कैंसिल हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही है, आपको पता है। तो एक चीज़ दिमाग में रहती है, चाहे आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, पढ़ा भी हो तो भी बहुत रिस्क रहता है इन पेपर में। आजकल लास्ट ईयर भी बहुत कुछ हुआ था। तो मैं ये चीज़ें मेरे दिमाग में हैं, और मैं इस पर आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बिल्कुल बनाऊंगा प्रॉपर। मेरा जितना नॉलेज है और आपकी जो कंडीशन है, जिस टाइप का आपका सवाल है, उस फ्रेमिंग के हिसाब से मैं आपको अपनी एडवाइस देने की कोशिश करूँगा। आज मेरे पास बहुत ही कम टाइम था, तो ये वीडियो बस हो पाया है। जैसे ही मुझे मौका मिलता है, कल या परसों अगर मेरे पास टाइम होगा, तो उस पर मैं सेपरेट चीज़ इसी चैनल पर बोल दूँगा। और अगर आपकी हेल्प हो पाएगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, और तब तक अपना ध्यान रखो, ठीक है, और खुश रहो, ठीक है। बाय बाय।